नमस्कार। आज हम लेस्ली नॉरिस की एक बहुत ही कमाल की कविता के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। ये कविता हमें आज़ादी और कैद के बीच के फर्क को महसूस कराती है, और ये फर्क सिर्फ सलाखों का नहीं बल्कि भावनाओं का भी है। इस पूरी कविता को समझने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। क्या कोई भी जानवर जो एक पिंजरे में बंद है, एक ही वक्त में दो अलग-अलग दुनियाओं में जी सकता है? एक वो दुनिया जो उसकी हकीकत है, और दूसरी वो दुनिया जो उसकी यादों में, उसकी फितरत में बसी है। असल में लेस्ली नॉरिस की ये जो कविता है ना, ये हमें दो बाघों से मिलवाती है। पर मज़े की बात ये है कि ये दो अलग-अलग बाघ हैं ही नहीं, ये एक ही बाघ के दो चेहरे हैं। एक वो जो वो पिंजरे में है, और दूसरा वो जो उसे जंगल में होना चाहिए था। और बस यही यही इस कविता की सबसे बड़ी कश्मकश है। और जिस तरह से कविता लिखी गई है वो बहुत दिलचस्प है। एक पल में हम चिड़ियाघर की उदासी को महसूस करते हैं, तो अगले ही पल हम जंगल की आज़ादी में पहुंच जाते हैं। ये जो बार बार का बदलाव है ना, यही हमें कैद और आज़ादी के बीच की गहरी खाई को महसूस कराता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस दुनिया की जो बाघ की सच्चाई है, यानी चिड़ियाघर का वो पिंजरा और उसकी बेबसी भरी कैद। कविता की शुरुआत में ही देखिए, बाघ की धारियां तो बहुत चमकीली हैं, उसके पंजे मखमल जैसे नरम हैं, लेकिन उसकी पूरी दुनिया बस पिंजरे की कुछ कदमों में सिमट कर रह गई है। और इस सब के बीच उसके अंदर एक क्वाइट रेज, यानी एक शांत गुस्सा उबल रहा है। तो ये शांत गुस्सा आखिर है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ नाराज होना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो बेबसी है जो तब महसूस होती है जब आपके अंदर बेहिसाब ताकत हो, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। ये वो घुटन है जो बिना किसी आवाज के अंदर ही अंदर आपको खाए जाती है। और ये जो कैद की भावना है ना, ये कविता में आगे और भी गहरी हो जाती है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि वो एक कंक्रीट के सेल में बंद है। उसकी सारी की सारी ताकत सलाखों के पीछे कैद है, और वो आने जाने वालों को ऐसे नज़रअंदाज कर रहा है जैसे कि वो उसके लिए हैं ही नहीं। तो ये तो हुई पिंजरे की दुनिया। अब चलिए उस दुनिया की सैर करते हैं जहां इस बाघ को असल में होना चाहिए था। जंगल की दुनिया, जहां उसकी फितरत पूरी तरह से आज़ाद थी। कवि यहाँ पर एक तस्वीर बनाते हैं, जरा सोचकर देखिए। बाघ परछाइयों में दुबका हुआ है, लंबी लंबी घास के बीच से ऐसे फिसल रहा है जैसे पानी, और पानी के पास अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। ये शब्द, ये उसकी असली पहचान, उसकी असली आज़ादी को दिखाते हैं। देखिए इन शब्दों को, दुबकना, फिसलना, गुर्राना, ये सारे शब्द ताकत दिखाते हैं, एक्शन दिखाते हैं। अब इसकी तुलना पिंजरे में उसके सिर्फ टहलने से करके देखिए। फर्क एकदम साफ है ना? तो सवाल ये उठता है कि कवि ने ये दो अलग अलग दुनियाएं हमें एक साथ क्यों दिखाईं? इसका मकसद क्या है? चलिए समझते हैं कि ये विरोधाभास इतना जरूरी क्यों है। इस टेबल में ही समझिए पूरी कविता का दिल छिपा हुआ है। एक तरफ चिड़ियाघर का बाघ है जो कैद है, शक्तिहीन है, और जिसके मन में सिर्फ एक शांत गुस्सा है। और दूसरी तरफ जंगल का बाघ है जो आज़ाद है, शक्तिशाली है, और अपनी फितरत के हिसाब से जीता है। तो असल में बात यह है कि जंगल का वो सीन सिर्फ एक सपना नहीं है, वो हमें ये महसूस कराने के लिए है कि उस बाघ ने असल में क्या खो दिया है। जब हम उसकी आज़ादी की एक झलक देख लेते हैं ना, तो पिंजरे की हकीकत और भी ज्यादा चुभने लगती है। अब आते हैं कविता के सबसे मार्मिक, सबसे दिल को छू लेने वाले हिस्से पर, इसके अंत पर, जहां बाघ की एक नज़र में बहुत कुछ छिपा है। सोचिए, रात का अंधेरा है, सब कुछ शांत हो चुका है, बस गश्त लगाती गाड़ियों की आखिरी आवाज सुनाई देती है। और ऐसे में बाघ अपनी चमकदार आंखों से दूर आसमान में चमकते तारों को घूर रहा है। कितना शांत पर कितना उदास मंजर है ये। एक बात पर गौर किया? चमकदार शब्द ये दो बार इस्तेमाल हुआ है, एक बाघ की आंखों के लिए और दूसरा तारों के लिए। शायद वो तारे उस आज़ादी के प्रतीक हैं जो उतनी ही खूबसूरत और उतनी ही पहुंच से बाहर है जितनी उसकी आंखों की चमक। ये एक ऐसा सपना है जिसे वो देख तो सकता है पर कभी जी नहीं सकता। और यहीं पर कविता हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ देती है कि जब वो बाघ उन तारों को देख रहा होता है तो उसकी आंखों में क्या होता है?
क्या वो अपनी खोई हुई आज़ादी को याद कर रहा है या फिर अपनी कैद की हकीकत को घूर रहा है? इसका जवाब शायद कविता की इसी खामोशी में छुपा है।